Analysis means quantitative analysis means Faraday's law. क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स क्या? फैराडेज लॉज. ठीक है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स जो क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है सब्सटेंस का, कितना फॉर्म हो रहा है एनोड या कैथोड पे. और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को एक्सप्लेन किसने किया है? फैराडेज ने. ठीक है. फैराडे का 2 लॉ है. फैराडे का 2 लॉ है. कितना लॉ है? 2 लॉ. पहला है फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, एंड सेकेंड में फैराडेज सेकेंड लॉ. ठीक है. फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ. फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पे क्या बनता है? नेगेटिव आयंस, और कैथोड पे पॉजिटिव आयंस. तो जो भी सब्सटेंस बन रहा है एनोड और कैथोड पे, उसका मात्रा जो होगा, उसका अमाउंट जो होता है, वो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. ठीक है. फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये लॉ क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, डिपॉजिटेड और रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड at respective electrodes during electrolysis in an electrolytic cell. कहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में. in an electrolytic cell is directly proportional to quantity of electricity passed. Quantity of electricity passed. ठीक है. यही क्या है? फैराडे का फर्स्ट लॉ. ठीक है. यानी ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ये किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है. ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया. जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है. सपोज कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे या H+. एक्वस कॉपर सल्फेट है तो एनोड और कैथोड पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताओ. एनोड पे क्या होगा? एनोड पे Cu, SO4 माइनस, OH माइनस डिस्चार्ज होगा. यहाँ क्या डिस्चार्ज होगा? OH माइनस से क्या निकलेगा? O2 गैस. और यहाँ क्या डिपॉजिट होगा? कॉपर. तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा कॉपर का एट कैथोड या ऑक्सीजन का एट एनोड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट मतलब चार्ज. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो गया? चार्ज. ये क्या होता है? चार्ज. ठीक है. यानी मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, यानी कि m, अमाउंट मतलब मास. ठीक है. m क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट. जितना इलेक्ट्रिसिटी पास्ट हो रहा है यानी q के प्रोपोर्शनल होगा. यानी m प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? q के. और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का सिंबल है z, यानी m बराबर होता है z इंटू q.
और जेड को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। जेड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, वेयर जेड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है E डिवाइडेड बाय एफ। इसका वैल्यू कितना होता है? E डिवाइडेड बाय एफ। और यहाँ E और F क्या होता है? E को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। और F क्या है? और इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूशन में बताए हैं तुम लोग को, कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है? मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। आयन होगा तो आयनिक मास बाय वैलेंसी फैक्टर होगा, एटम होगा तो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी फैक्टर होगा। और F क्या होता है? F को कहते हैं फैराडे कांस्टेंट। F को क्या कहा जाता है? और इसका वैल्यू होता है 96500, 96500, ठीक है। यानी अगर इसका वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आएगा? M बराबर क्या था? Z इंटू क्यू। Z का वैल्यू अगर रख देंगे M बराबर क्या हो जाएगा? E डिवाइडेड बाय F इंटू क्यू। और फिर Q जो होता है, Q ना दे करके तुमको करंट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। Q नहीं दे करके क्या देगा? करंट दिया हुआ रहेगा। तो Q जो होता है वो करंट इंटू टाइम होता है। क्या होता है? करंट इंटू टाइम, यानी I इंटू टी। तो इसका जब वैल्यू सबका बैठा देंगे तो M बराबर क्या हो जाएगा? E डिवाइडेड बाय F इंटू आई टी, ठीक है। और जब E यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो M बाई E को हम लोग लिख सकते हैं आई टी डिवाइडेड बाई एफ। और M बाई E को कहा जाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कहेंगे या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहेंगे, दोनों, ठीक है। या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बराबर, और ये आई टी डिवाइडेड बाय एफ को कहा जाता है नंबर ऑफ फैराडे। इसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ फैराडे, ठीक है। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर किसके हो जाता है? नंबर ही लिख देते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है? नंबर ऑफ फैराडे। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि amount of substance deposited or liberated when 1 ampere current is passed through 1 second। तो Q जो होगा 1 कब होगा? जब I 1 होगा और T 1 होगा। तो दोनों तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो Z को, कि amount of substance deposited or liberated when 1 coulomb of electricity is passed, या amount of substance deposited or liberated when 1 ampere of current is passed for 1 second, ठीक है। यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है कि जो यूनिट होगा वो क्या क्या होगा और किस किस यूनिट में होना चाहिए, ये कन्वर्जन तुमको आना चाहिए। आई जो होगा किस में होगा? आई क्या है? यहाँ पे करंट है। करंट किस में? इन एम्पियर। किस यूनिट में होना चाहिए? कभी कभी मिली एम्पियर में रहेगा तो उसको किस में बदलना होगा तुमको? एम्पियर में। और टाइम किस में होना चाहिए? सेकेंड में होना चाहिए। टाइम किस में होना चाहिए? सेकेंड में होना चाहिए। मिनट में होगा, आवर में होगा तो किस में बदल देंगे?
सेकेंड में। और जब इसको करंट को हम एम्पियर में लेंगे, टाइम को अगर सेकेंड में लेंगे, तो जो एम हमारा निकलेगा वो निकलेगा इन ग्राम। एम किस में निकलेगा? ग्राम में निकलेगा। ठीक है। एफ फैराडे कांस्टेंट, एफ का वैल्यू कितना होगा? 96500। ठीक है। और ई क्या हो गया? ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देते हैं कि कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा? इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, तो कॉपर डिपॉजिट कहाँ होगा? ये कह रहा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया तो अटैक्ड इलेक्ट्रोड होगा या नॉन अटैक्ड इलेक्ट्रोड होगा? अटैक्ट होगा या नॉन अटैक्ट होगा? नॉन अटैक्ट होगा। एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है। तो कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा? ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। कॉपर यहाँ डिपॉजिट होगा, यहाँ पे एनोड पे डिपॉजिट होगा, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा। Cu2+ आयन जो है वो डिपॉजिट होगा। तो हमको इक्वेशन लिखना होगा ना, एट कैथोड कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Cu2+ आयन। किस में डिपॉजिट हो रहा है? कॉपर मेटल में। Cu2+ इन एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या चीज में डिपॉजिट हो जा रहा है? ये Cu में डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है। अब कह रहा है कि इसका मास कितना होगा। ठीक है, इसका मास पूछ रहा है कि क्या होगा, कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। तो क्या लगाएंगे? फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ में क्या है? M बराबर EIT बाई F। M बराबर क्या हो जाएगा? EIT बाई F। ये ना फॉर्मूला लगेगा। अब हमको E चाहिए, I चाहिए, T चाहिए, F चाहिए, तभी निकलेगा। ठीक है। तो E क्या होगा? E कैलकुलेट कर लेंगे। E क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास कितना है कॉपर का? मोलर मास मीन्स यहाँ एटॉमिक मास लेंगे कॉपर का, कितना होता है? दिया हुआ रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 63.5 होता है। ठीक है, कितना होता है? 63.5। ठीक है, डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। कौन सा आयन, कितना आयन डिस्चार्ज हो रहा है, क्या वैलेंसी है। ठीक है, तो Cu2+ में Cu में जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? कितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इस प्रोसेस में, वही होगा वैलेंसी फैक्टर। कितना होगा? तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? तो E हो गया 63.5/2। और I कितना दिया हुआ है? 1 एम्पियर। इसको बदलने की जरूरत नहीं है। टाइम किसने दिया हुआ है? 10 सेकेंड में दिया हुआ है। सबका वैल्यू पुट कर दो। 63.5 इंटू 1 इंटू कितना है? 10 डिवाइडेड बाई फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है? 96500। ये हो गया 96500, इतना ग्राम हो जाएगा। ग्राम क्यों हो जाएगा? क्योंकि IT ये भी कूलम्ब है, ये भी क्या है? कूलम्ब है। और E इक्विवेलेंट मास क्या होता है? एटॉमिक मास ग्राम पर मोल में होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? इतना ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास लेते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास इन ग्राम होगा। ठीक है, इसलिए किस में आएगा? ग्राम में आएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरा तरह का जो क्वेश्चन आता है
इक्वेशन दे करके तुमको कहेगा कि नंबर ऑफ फैराडे कितना है, नंबर ऑफ फैराडे कितना है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इसमें कहेगा नंबर ऑफ फैराडे, तो इसमें बताओ नंबर ऑफ फैराडे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैराडेज कितना हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए। नंबर ऑफ फैराडे मीन्स क्या हो जाएगा, एक फैराडे क्या होता है, फैराडे मतलब क्या हो गया, चार्ज ऑफ, कितना मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मतलब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वही नंबर ऑफ फैराडे हो गया ना। जितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा उतना फैराडे होगा, ठीक है। तो इसमें कितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो कितना नंबर ऑफ फैराडे होगा, 2 होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2f, क्या होगा 2f, ये आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। जैसे मान लो दिया हुआ है Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Al, इसमें नंबर ऑफ फैराडे कितना होगा, नंबर ऑफ फैराडे कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में तुम्हारा ये करंट टाइम ये सब ना दे करके तुमको अगर सिर्फ नंबर ऑफ फैराडे पता है तो उससे भी तुम मास निकाल सकते हो, उससे भी क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा मास निकालने का क्या तरीका हो गया कि नंबर ऑफ फैराडे तुमको पता है, नंबर ऑफ फैराडे मालूम है तुमको, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ फैराडे, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ फैराडे। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, ये सब तुमको कन्वर्ट करने के लिए सीखो, m डिवाइडेड बाई e बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ फैराडे। अगर नंबर ऑफ फैराडे किसी का दिया हुआ है, मान लो कि 2 है, नंबर ऑफ फैराडे किसी का मान लो कि 2 है, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू ई, ठीक है। यानी 2 इंटू ई क्या हो जाएगा मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर दिया हुआ है और उससे, या तुमको अगर नंबर ऑफ फैराडे दिया हुआ है कहेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है, ठीक है। जैसे मान लो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, इसमें कहेगा कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा 2 होगा, जितना नंबर ऑफ फैराडे है वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर मान लो दिया हुआ है Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Al, इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 3 हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ क्या बताता है कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये किसके लिए होगा, एक से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, किस तरह से सीरीज में कनेक्टेड, मतलब एक ही बैटरी से सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो कहता है कि जो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा ईच इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसका अमाउंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के, उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये हो गया। ये ए है, ये बी है मान लो, और ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज मतलब ये इसके साथ कनेक्ट है
और एक ही बैटरी के साथ, एक ही सेल के साथ दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड है। ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, मान लो कि XY और इसमें YZ। ठीक है, इसमें XY है और इसमें YZ है। तो जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मास जो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, M जो होगा MA या MX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ X के, और इसके लिए जो होगा MY ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Y के। यही है फैराडे का सेकेंड लॉ कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा, ठीक है, कब, जब सीरीज में होगा, एक ही बैटरी से जुड़ा हुआ है, यानी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास्ट हो रहा है हर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो ईच इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मान लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, और बी वाले इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या है, तो मास जो सिल्वर का डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर के। उसी तरह से मास यहाँ पे जो कॉपर का डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर के। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं अगर इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और 1 और 2 को अगर डिवाइड कर देते हैं 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ Ag अपॉन मास ऑफ कॉपर बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ठीक है, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर बराबर मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। और मास बटे इक्विवेलेंट मास को क्या कहा जाता है, मास बाय इक्विवेलेंट मास को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अभी हम लोग डिस्कस किए फर्स्ट लॉ में, यानी हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन A बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन B। यानी दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो हर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हर एक सब्सटेंस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर किसके होता है, IT डिवाइडेड बाय F के। फर्स्ट लॉ से ये दोनों आपस में बराबर होगा, और फर्स्ट लॉ से इसको हम लोग बराबर क्या कर सकते हैं, IT डिवाइडेड बाय F। यानी करंट टाइम अगर हमको पता है तो हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग अलग सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। किससे, फैराडे का फर्स्ट लॉ से कि सेकेंड लॉ से, फैराडे का सेकेंड लॉ से। समझ गए ना, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ क्या बताता है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो सभी का आपस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा। उसको कनेक्ट कर देंगे फर्स्ट लॉ से तो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ फैराडे, यानी बराबर हो जाएगा IT डिवाइडेड बाय F। ठीक है।